जय हिंद। चलिए समझते हैं अभी हालिया घटनाओं में जो गलवान में है उसको क्या अपडेट आ रही है। अभी देखिए रूस जो है वो चाइना के धीरे धीरे फेवर में जा रहा है कि रूस ने अभी चाइना को 128 MI हेलीकॉप्टर की अलग अलग कैटेगरी के हेलीकॉप्टर सेल किया है, जिसमें कुछ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, कुछ अटैक हेलीकॉप्टर है, कुछ ट्रांसपोर्ट कम अटैक दोनों हेलीकॉप्टर है। देखिए इसमें रूस की मजबूरी भी है क्योंकि भारत अब धीरे धीरे हथियारों के मामले पर अमेरिका और फ्रांस पर डिपेंड होते जा रहा है और रूस को मेनली उसका जो इनकम होता है वो पेट्रोलियम से होता है और हथियार से होता है। पेट्रोलियम का क्या कंडीशन है कोरोना को लेकर आप समझ रहे हैं, इसलिए रूस की मजबूरी है, उसे पैसे चाहिए तो उसे हथियार चाइना को देना ही पड़ेगा। और ये रूस को भी समझना चाहिए कि चाइना को हथियार बेच तो रहा है लेकिन अगले इसको लेने के बाद चाइना उसे कॉपी कर लेगा और आप ये देखिएगा आने वाले 10 साल के बाद ये रूस का चाइना से आखिरी हेलीकॉप्टर डील होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा उसको कॉपी करके चाइना उसे जरूर बना लेगा। लेकिन भारत के पास भी ये सारे हेलीकॉप्टर हैं। चीन के साथ भले रूस की कितनी दोस्ती हो जाए लेकिन रूस एक चीज है वो समझता है कि चीन और भारत में तनातनी चल रही है, इसलिए जो हथियार वो चीन को देता है वही हथियार वो भारत को देने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं करता है। चीन हमें गीदड़ भपकी दे रहा था और लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहा था कि ठंड के दिन आएंगे तो तुम भारतीय यहाँ से चले जाओ वरना ठंड में तुम्हारा क्या हाल होगा। तो भारतीय सेना को ठंड का एक काफ़ी अनुभव है और अभी जो पिछले दिन लेमुआ कमकासा ये सब जो समझौते पहले हुए थे और BECA समझौते के बाद अभी जो हालिया अपडेट आया है कि भारत अमेरिका से 11,000 जो स्नो सूट है उसे खरीद रहा है। ये कपड़े को खरीद लेने पर -30 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई असर नहीं पड़ता है और गलवान के एरिया का जो टेम्परेचर होता है -15 से -20 जाता है, तो ये आराम से इसको रोक सकता है। साथ ही इसमें जो एमुनेशंस आएंगे वो और कैमोफ्लाइज को भी खरीदा जाएगा। तो ये जो समझौते हुए हैं उसका असर देखने को मिलने लगा है और चाइना ने इसका बौखलाहट में चाइना का जो मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स उसमें लिखा है कि भारत जो है अपनी गुट निरपेक्ष नीति की जो उसकी पुरानी परंपरा थी उसे अब छोड़ते जा रहा है। तो भैया हमारी गुट निरपेक्ष की परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय थी, उस वक्त सही भी था क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार चल रहा था, हम किसी एक फेवर में जाते तो दूसरा हमें मार देता। लेकिन अभी के वक्त में हमें गुट निरपेक्ष का कोई पालन नहीं कर रहा है, दुनिया नहीं कर रही है, तो हम लोग भी अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें चाइना का बौखलाहट सीधा दिख रहा है, वो पेपर में लिख रहा है और कह रहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। और पिटा रहे हो तब समझ में आ रहा है कि भारत को नहीं करना चाहिए। और इससे कैमोफ्लेज से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि उसमें छुपने में आसानी होगी। देखिए ना ये बर्फ पड़ रहा था, ये भाई जो हमारे सैनिक सब बर्फ में लेटे हैं, अब दूर से हेलीकॉप्टर पे क्या दिखाई देगा कि ये लोग मतलब कितनी हैं लोग। अभी आप भले आराम से देख सकते हैं कि कितने हैं, 2 फौजी हैं, स्नाइपर लेके मार सकते हैं, आराम से निगरानी कर सकते हैं क्योंकि भारत ने तो ब्लैक टॉप और वो जो काला टॉप पर्वत है उस पर कब्जा कर लिया। आपको लग रहा होगा ये आराम से दिख जाएंगे, तो ये कैमोफ्लेज देखिए ना, इसमें कितने फौजी दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको कितने फौजी दिख रहे हैं, समझ में आ गया। अब चाइना को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि सोच वहाँ फौजी आइयो है कि नहीं है। अब वहाँ पे यमराज सब खड़े हैं, सब देखिए, एक तो ये रामराज भाई, एक तो ये 2 दिख गए और यहाँ देखिए एक तो तीसरा यहाँ पर। तो कैमोफ्लेज का सबसे बड़ा फायदा है कि भाई ठंड से भी बच गए और हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। चाइनीज अपने तो छोट छोट होता है, टहलेगा तो काट के बराबर कर देगा आदमी। चाइनीज हैकर्स जो थे वो मतलब भारतीय डाटा को बड़ा चुराते थे, इसलिए भारत सरकार ने पहले तो अपनी आर्मी पर्सन्स को कहा था कि वो व्हाट्सअप जैसे ये सब चीज़ों को यूज़ करने से बचे। लेकिन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला जो सिग्नल कोर्स है उसने भारतीय सेनाओं के लिए एक अलग से व्हाट्सअप जैसा एप्लीकेशन बना दिया है और उसे लॉन्च भी कर दिया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिसे शॉर्टकट में SAI कहा गया है। ये आर्मी के लिए अवेलेबल होगा, थल सेना के लिए। इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या होगा कि इसमें जो व्हाट्सएप की क्वालिटी होती है, आप चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, यही 2 मेन चीज होते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड ऑडियो भेज सकते हैं और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। मतलब आप अगर इधर से हेलो लिख के भेजते हैं ना तो उसके मोबाइल में हेलो आएगा, लेकिन बीच में ये जो डाटा जा रहा है हेलो, इसको कुछ कोड में भेजा जाएगा जैसे 985262 ये चीज। ये कोड का क्या मतलब होता है ये केवल इंडिया को पता होता है। ऐसे ही व्हाट्सएप में भी होता है लेकिन उसका सर्वर जो होता है वो अमेरिका में था, मतलब उसका जो डाटा सिक्योर हो रहा था अमेरिका में था, जिस वजह से भारतीय सेना उस पर 100% बिलीव नहीं कर रही थी। और ये जो हमारा अपना होगा इसका सर्वर हमारे पास रहेगा, यानी किसने मैसेज किया ये भी हमें पता है और किसने मैसेज भेजा वो भी पता, और मैसेज कहाँ स्टोर है वो भी हमारे ही पास पता रहता है यहाँ पे, समझ में आया। तो ये काफी अच्छा चीज है, लेकिन ये केवल और केवल आर्मी के लिए होगा क्योंकि आर्मी की जरूरतें लिमिटेड रहती है, इनको ये ग्राउंड फोर्स पे रहते हैं, ज्यादा दूरी नहीं रहती है। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स का अलग एरिया होता है, वो हवा में काम करते हैं, वहाँ नॉर्मल नेटवर्क काम नहीं करता
करता है वो थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी का रहना चाहिए। और वही कंडीशन नेवी के साथ है कि ये बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ भी नॉर्मल हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह काम नहीं करते हैं। तो इस पर भी वर्क चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी इस पर कर लिया जाएगा। इसरो भी इसमें हेल्प करेगी, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है इसमें बिना इसरो के नहीं हो पाएगा। और इस साल कोविड-19 की वजह से इसरो के बहुत सारे प्रोग्राम रुक गए थे, लेकिन नवंबर में 10 नवंबर के आसपास इसरो जो है 8 से 10 नवंबर के बीच में 10 सैटेलाइट छोड़ने जा रहा है। तो उसमें भारत के सैन्य सैटेलाइट भी हैं एक, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसरो इस पर लगातार काम कर रहा है और आने वाले कुछ समय में हमें एयरफोर्स और नेवी का भी एक डेडिकेटेड अपना सर्वर और एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गा पूजा के अवसर पर आगे क्या बोल दिया कि हम अपने जो गलवान वाली स्थिति थी, हमारे सैनिक वहां तब तक रहेंगे जब तक चाइना फिंगर 4 से पीछे नहीं जाता, यानी पुरानी स्थिति में नहीं जाता है। उनका क्या कहना था, जब मीडिया ने पूछा कि आखिर कब तक सेना बॉर्डर पर रहेगी, तो इन्होंने साफ कर दिया कि जब तक चीन अपनी पुरानी स्थिति में नहीं जाता हमारी सेना वहीं रहेगी। और अजीत डोभाल साहब ये तो बहुत सूझबूझ वाले आदमी, हमारे NSA रक्षा सचिव बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं भाई, इनमें कोई डाउट ही नहीं, 24 कैरेट के सोना है। इन्होंने अपने जीवन में सबसे उटपटा जवाब दिया इस बार। इन्होंने कह दिया कि दुश्मन जिधर से घुसेगा हम वहीं पर जवाब देंगे, मतलब जहां से हमला करेगा हम वहीं मारेंगे। तो लोगों का कहना है कि एक रक्षा सचिव को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और इवन कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सफाई दिया है कि अजीत डोभाल ने उस मैटर पर नहीं कहा था। लेकिन इतना बेवकूफ आदमी नहीं है ये। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, कंफर्म है ये आदमी इस चाइना को बहकाना चाह रहा है, क्योंकि चाइना का 61398 का नजर अजीत डोभाल पर है। और अजीत डोभाल ये समझ जाइए कि अगर इन्होंने कह दिया कि जहां से हमला किए वहीं हम करेंगे, तो कंफर्म वहां करने वाले नहीं है, कहीं और करने वाले हैं। और 61398 जो है उसको कंफ्यूज करने के लिए लो हम भी जो बचा काम है पूरा कर देते हैं। भाई हम भी कंफर्म कहते हैं कि अजीत डोभाल के बात से स्पष्ट होता है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत गलवान के एरिया से नहीं घुसेगा, क्योंकि इतने बेवकूफ नहीं है जो बोलेंगे कि हम भी वहीं से घुसेंगे। अब 61398 चाइना का, अब उसको समझ में आएगा, कंफ्यूजन में है कि भैया अजीत डोभाल बोल रहे हैं कि वहां से घुसेंगे, और बाकी लोग को, हमको भी तो इतना लगता है कि ये भारत जो बोले हैं कि हम भी गलवान के एरिया से युद्ध करेंगे, वहां से नहीं होना यार। अब कंफ्यूजन में पड़ गया है चाइना का 61398। अब देखिए 61398 क्या है, चाइना की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में चाइना के खतरनाक हैकर्स रहते हैं, वो दुनिया के सब पर नजर रखे रहते हैं, खास करके सेना वाला मैटर पे। आपको क्या लगता है हम लोग के वीडियो उन लोग के पास नहीं जाते होंगे? उन लोग के पास 10 लाख पासवर्ड है, 10 लाख पासवर्ड, मतलब कॉमन पासवर्ड को लोग चुरा रखा है लोग वहां पर, इतने खतरनाक वो हैकर है सब। अब वो अजीत डोभाल के बात पर कंफ्यूजन में है सब। अब ये हैकर्स का दिन भर काम यही है कि पूरी दुनिया की हैकिंग करना है, पूरा ऑफिस बना हुआ है इस तरह से, ये पूरा हैकिंग करते हैं। जापान और कोरिया को तो तबाह करके रखे हुए हैं सब इन सबको। अब ये आइडिया लगा रहा है कि भारत कहाँ करेगा, देखेगा उघारे बैठा है। आप अरे टेंशन मत ले, लड़ाई होगा तो हम लोग उघारे कर देंगे तुमको, अभी से उघारे है। इसको लग रहा है कि सेना, भारतीय सेना को तकलीफ नहीं उठाना है बेचारा। अब आप भी बताइए ना, भारत किधर से हमला करेगा, गलवान से करेगा या अरुणाचल प्रदेश से या सिक्किम से करेगा, कोई ठीक नहीं। हमको तो लगता है काला पानी के एरिया से कर देगा, क्योंकि नेपालो ठंडा हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर भारत को हमला इधर से करना रहता तो भारत ने अपने 2 जंगी जहाजों को चुपचाप सुमात्रा होते हुए दक्षिणी चीन सागर में क्यों पहुंचा दिया? हो सकता है कि नेवी से शुरुआत कर दे। मरो तुम लोग साले, इसी में कंफ्यूजन में रहो कि हमला होगा किधर से। पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो POK का एरिया है, जो कश्मीर का एरिया जिसको उसने इलीगली कब्जा किया, वहां का स्कार्दू एयरबेस पर हलचल तेज कर दिया, वहां विमान उड़ा रहा है, वहां पे उनकी सेना प्रमुख जा रहे हैं वहां पर। और भारत ने वहां के जो चाइना का विमान था उसको पकड़ लिया था। चाइना कंफ्यूजन में सोच रहा हमारा विमान पाकिस्तान में है, और उसको चाइनीज को इंडिया ने बताया कि भाई तेरा विमान यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ IL-78 विमान यहाँ था। भारतीय इसरो के जो सैटेलाइट है सब उन्होंने पता कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि देश में जरूरी नहीं कि जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वही मतलब लड़ाई में काम आएगा। देखिए हमारे वैज्ञानिक भी कितने काम आ रहे हैं। बेंगलोर में बैठे बैठे इसरो के सैटेलाइट ने बता दिया कि चाइना का विमान वहां पर है, स्कार्दू एयरबेस पाकिस्तान में है। तो हर तरह की टेक्नोलॉजी से जब भारत आत्मनिर्भर होगा ना, तो औकात क्या, चांग माऊ वाले नौटंकी 3-3 फुट वाले भारत को आग दिखा देंगे। बात जब पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस की हो ही गई है, तो थोड़ा वहां के मंत्री और नेताओं की भी बात कर लेते हैं। यहाँ के मंत्री जी हैं फवाद चौधरी। देखिए इन्होंने संसद में बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बाकायदा दे रहे हैं कि जो पुलवामा में इमरान खान ने कराया वो इमरान खान की बहादुरी थी। मतलब पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो सो रहे जवानों के ऊपर जो बम ब्लास्ट कराया गया वहां पर, उनको ये अपनी कामयाबी बता रहे हैं। अरे भाई साहब
कामयाबी देखनी है तो बराबरी में आके लड़ो ना। 1971 नहीं देखे वीडियो देख लेना मेरा, कारगिल नहीं देखा तो देख लीजिए, 1984 नहीं देखे तो देख लीजिए। पाकिस्तानी सांसद सैयद सादिक ने खुलासा किया है कि जब पुलवामा हमला के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद MiG-21 के जो पायलट थे अभिनंदन वर्धमान जी, इनका जब फ्लाइट जब क्रैश हुआ था, जब नीचे उतरे थे तो इनको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था। फिर इनका क्या करना है, मतलब इन्हें वापस देना है या नहीं देना है, इसको डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में थल सेना वहाँ के सेना प्रमुख भी थे, विपक्ष के नेता भी थे, लेकिन उस मीटिंग में इमरान खान को नहीं बुलाया गया। इनका कहना था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, इसको जल्दी भेजो, जबकि उनका खुद वहाँ के सांसद का कहना, हम कहते तो कोई बिलीव नहीं करता, वहाँ के सांसद का कहना है कि इनके थल सेना प्रमुख के पसीने छूट रहे थे, पैर कांप रहा था कि भारत कब हमला कर देगा, और इन्होंने कहा कि जल्दी निकालो नहीं तो रात 9 बजे हमला कर देगा। इसलिए आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रात में छोड़ा गया था कि भैया जल्दी जाओ यहाँ पर, वहाँ पे, वरना हम लोग तो छोड़ते लोग कभी नहीं किसी कीमत पे। और ये बात बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, बहुत अच्छा काम किया आप अपने देश के लिए, वरना हम आपको विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए। हमारे जो एयर चीफ थे धनोआ साहब, इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वो लोग अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ते तो भारतीय वायुसेना जो उसके फॉरवर्ड एयरबेस है, जिसमें पठानकोट आता है, अंबाला एयरबेस आता है, चाहे वो आगरा एयरबेस, जोधपुर एयरबेस या श्रीनगर एयरबेस से, सारे एयरबेस को रेडी